नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे आपदा पर सवाल, पंचायत चुनाव पर बवाल की। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के धराली में आई आपदा को आए अब तक एक सप्ताह से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। सैकड़ों की संख्या में आपदाग्रस्त क्षेत्रों से लोगों को निकाला जा चुका है, लेकिन चुनौती अब इस बात को लेकर है कि स्निफर डॉग्स और तमाम उपकरणों के बाद भी मलबे में दबे शवों को निकाल पाना मुश्किल सा हो रहा है। सेना और SDRF ने प्रशिक्षित डॉग्स की मदद से कई पॉइंट्स चिन्हित किए हैं, लेकिन दलदली जमीन और बड़े बड़े बोल्डर्स के बीच यहाँ से मलबा निकाल पाना मुश्किल हो रहा है। उधर बड़ी चुनौती ये भी है कि करीब 30 से 40 फीट नीचे अगर कोई दबा भी है तो उस जगह को पक्के तौर पर ढूंढ पाना आसान नहीं है। शायद इसीलिए मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालना अब नामुमकिन सा हो रहा है। धराली में भारी मलबे के साथ आई आपदा में केवल कुछ एक शव ही ढूंढे जा सके हैं, जबकि उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने 42 लोगों के गुमशुदा होने की सूची जारी की है। हालांकि आने वाले दिनों में यह संख्या और भी बढ़ने की उम्मीद है। वहीं आपदा के बीच पंचायत चुनाव भी हंगामेदार तरीके से संपन्न हो गए हैं। विपक्ष का यह आरोप है कि सरकार के लोग धराली आपदा में न जाकर पंचायत चुनाव की हेराफेरी में लगे हुए थे। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड धराली आपदा में भारी तबाही के बीच पहाड़ों में फंसे लोगों का रेस्क्यू का कार्य तो पूरा हो चुका है, लेकिन अब उससे भी कठिन काम मलबे में दबे लोगों का सर्च ऑपरेशन है। लाखों टन मलबे के नीचे कई सौ के होने की उम्मीद है, लेकिन सेना और SDRF भारी मशीनों और स्निफर डॉग की मदद से भी इन 100 को मलबे के नीचे नहीं ढूंढ पा रहे। एक तरफ इस कठिन सर्च ऑपरेशन में मौसम भी बड़ी बाधा उत्पन्न कर रहा है। एक बार फिर प्रदेश के कई जिलों में अगले 3 दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। बात विपक्ष की करें तो विपक्ष का कहना है कि सरकार का ध्यान धराली आपदा में न होकर पंचायत चुनाव में था, जिसमें कांग्रेस ने प्रदेश के कई जिलों में पंचायत चुनाव में धांधली व हेराफेरी का आरोप लगाया है। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के अंदर जो एक भीषण आपदा आई है, उस भीषण आपदा में उत्तरकाशी के धराली समेत अनेक स्थानों पर जो लोग हमारे बीच में इस आपदा में पीड़ित हुए हैं, जिनके परिवारजन उनके बीच में नहीं रहे हैं, उन सभी के प्रति भी अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन सभी को अपने श्री चरणों में स्थान दे। जो दिवंगत हो गए हैं, उनके परिवारजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और हम प्रतिबद्ध हैं उनके पुनर्वास के लिए, उनके हर प्रकार के नियोजन के लिए, उनकी सहायता के लिए। इसके निमित्त हम पहले ही जो तत्कालिक रूप से सहायता हो सकती थी, वो सहायता हम कर चुके हैं। हमारे रास्ते, सड़क, चूँकि काफ़ी जगह पर लैंडस्लाइड हो गया है, उसको जल्दी से जल्दी उसका निर्माण कार्य हो। आज उत्तराखंड कांग्रेस के धराली में आई आपदा को लेकर सवाल किए जाने पर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जवाब देते हुए कहा है कि सियासत ना करे मुख्य विपक्षी दल, उसके लिए बहुत समय मिलेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संदेश है वो अपने ही सत्तारूढ़ दल के जो संगठन अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट के लिए समझ रही हूँ, क्योंकि सियासत इस वक्त यदि कोई सबसे ज्यादा प्रदेश के अंदर आपदा आने के बावजूद कर रहा है तो वो सत्तारूढ़ दल का प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कर रहे हैं। अगर आप देखिए तो आज तक महेंद्र भट्ट ना धराली में दिखे, न हरसिल में दिखे, न भटवाड़ी में दिखे, न पौड़ी गढ़वाल में आई आपदा पर दिखे। वो केवल बलबीर रोड पर भाजपा मुख्यालय में दिखाई दे रहे हैं, जहां वो अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं, जहां वो लोगों को दल में सम्मिलित कर रहे हैं, जहां वो सदस्यों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, उन पर दबाव डालते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और जहां उनको सिर्फ और सिर्फ चिंता है ब्लॉक प्रमुख बनाने की और जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने की। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पंचायत चुनाव में इस बार बाहुबलियों ने खूब दहशत मचाई। अल्मोड़ा और नैनीताल के पहाड़ी हिस्सों में अपहरण, फायरिंग के मुकदमे दर्ज किए गए। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट को लेकर सबसे अधिक बवाल हुआ, जिसको लेकर नैनीताल में दोबारा चुनाव कराने को हाईकोर्ट को निर्णय लेना पड़ा। पहाड़ी इलाकों में पंचायत चुनाव में जिस तरह का बवाल इस बार दिखा है वो पहले कभी नहीं हुआ। हालांकि हरिद्वार, उधम सिंह नगर में बाहुबल और दबंगई का असर चुनाव पर राज्य गठन के
बाद से ही दिखता रहा है। 2003 पंचायत चुनाव में लक्सर ब्लॉक में हथियारबंद समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन कर पहली बार दहशत फैलाई थी। 2008 के पंचायत चुनाव में किच्छा ब्लॉक में बूथ में घुसकर फर्जी वोटिंग का मामला सामने आया। 2015 के पंचायत चुनाव में बहादुराबाद क्षेत्र में अपहरण के मामले सामने आए, लेकिन पहाड़ इससे अछूते नहीं रहे। इस बार पंचायत चुनाव के दौरान पहाड़ की शांत वादियां गोलियों की तड़तड़ाहट और हंगामे से गूंज उठी। नैनीताल समेत पूरे कुमाऊं में पंचायत चुनाव का माहौल यूपी बिहार के चुनावी रण जैसा हो गया। नैनीताल के बवाल से पहले उधम सिंह नगर में चुनावी घमासान मचा है। बाजपुर में यूपी के राज्य मंत्री के बेटे, दामाद और पूर्व चेयरमैन पर तमंचे की नोक पर बीडीसी सदस्य के अपहरण का आरोप लगा। गदरपुर में ब्लॉक से क्षेत्र पंचायत सदस्यों के प्रमाण पत्र गायब होने पर जमकर हंगामा हुआ। हाई कोर्ट के आदेश पर बुधवार रात 5 सदस्यों को प्रमाण पत्र सौंपे गए। अल्मोड़ा के द्वाराहाट में बीडीसी सदस्यों के अपहरण की शिकायत पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 7 घंटे तक हाईवे जाम कर रखा। गुरुवार को भी वहां बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ईंट और पत्थर चले। इस दौरान हवा में फायरिंग हुई। आपको बता दें कि उत्तराखंड बनने के बाद पहाड़ी जिलों में भी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और स्थानीय गुटबाजी तेज हुई। जानकार कहते हैं कि कई जगह पंचायत चुनाव का दांव सीधे विधायक या सांसद समर्थित प्रत्याशियों पर होने लगा। इससे सत्ताधारी पार्टी से जुड़े स्थानीय बाहुबली उम्मीदवार सक्रिय हुए। पंचायत और बीडीसी सदस्यों की खरीद फरोख्त खुलेआम होने लगी। इसे नियंत्रित करने के लिए आज यूपी जैसे राज्यों से भाड़े में बदमाश लाए जा रहे हैं। सुबह जो कोर्ट ने, जो हम लोगों ने ये कहा था कि 5 लोगों को एब्डक्ट करके ले गए, पुलिस के कंक्लूजन में गए हैं, तो कोर्ट ने डीएम और एसएसपी को बोला था कि शाम 4:30 बजे तक हमको बताओ। 4:30 बजे आए तो पहला ग्राउंड लेके आए कि ये लोग जो 5 लोग हैं, इनने 10 दिन पहले एफिडेविट दिया है कि हमारा किसी चुनाव से कोई मतलब नहीं है, हम चुनाव नहीं देना चाहते हैं। और जब हमारे चूंकि चीफ जस्टिस बहुत बुद्धिमान आदमी हैं, उनको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, तो उन्होंने जब देखा तो एफिडेविट तो अभी 2:30 बजे का बना हुआ है और 12-1 बजे इन्होंने वो लिया, स्टैम्प पेपर लिया, उसमें एफिडेविट बनाया। उत्तराखंड देवभूमि में जिस तरीके का लोकतंत्र को शर्मसार करने का और लोकतंत्र का गला घोटने का कृत्य भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के द्वारा किया गया, और उससे भी बड़ी चिंता है कि जो शासन प्रशासन जिनकी नैतिक जिम्मेदारी और दायित्व होता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। सोचिए, एक चुने हुए आज 5 जनप्रतिनिधियों को घसीट कर रोड पर मार के उनको अपहरण कर लिया गया, उनके मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित कर दिया। हमने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी आज पीड़ा को हमने अपना रखा। कोर्ट ने कहा था कि 4:30 बजे तक एसएसपी को निर्देशित किया था कि उन 5 जो जिला पंचायत के प्रतिनिधि हैं जिनका अपहरण हुआ है, उनको वोटिंग के लिए बाय एनी मीन्स बाय एनी हाउ लेकर आएँ। लेकिन अभी 4:30 बजे पता लगता है कि एसएसपी साहब कहते हैं कि उनको ढूंढने में हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, हमको नहीं पता लग पा रहा है वो कहाँ हैं, जबकि सर्वविदित है कौन किसकी गाड़ी में वो गए, वो सारी चीज़ें डिटेल्स हमने कोर्ट में मेंशन की हैं। दल एक क्षेत्रीय दल है और वर्तमान में जो उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर जो प्राकृतिक आपदाएं आई हुई हैं, उन आपदाओं में हमारे उत्तराखंड के कई लोग हताहत हैं, कोई बाहर से भी आए वो लोग हताहत हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो सरकार है, सत्तारूढ़ सरकार है, उसका ध्यान आपदा राहत पर नहीं है, उन लोगों को सहायता करने में नहीं है, बल्कि पंचायती राज चुनाव में जनता द्वारा दिए गए निर्णय का ठीक उल्टा करके अपने पक्ष में करने के लिए पहले जो पूर्व में बिहार और यूपी में जो घटनाएं हुआ करती थी चुनाव के दौरान में, वो यहाँ पर दोहराई जा रही हैं। ये बहुत ही दुखद है। और उत्तराखंड क्रांति दल ने तो उत्तराखंड को इसी अवधारणा से मांग की थी कि इस प्रकार की ये जो घटनाएं हैं, जो दादागिरी, तानाशाही और क्या नाम बोलते हैं, डाकू, ये हरकतें हमारे उत्तराखंड में न हो, इसलिए उत्तराखंड की मांग की थी। देखिए, कल के जिला पंचायत के चुनाव को लेकर के कांग्रेस जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रही है, सबसे बड़ी गुंडागर्दी तो कांग्रेस के उन लोगों ने करी जो नैनीताल के अंदर 15 सदस्यों के सर्टिफिकेट लेकर के हाथ में घूम रहे थे। तो क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? सुमित हृदय जी जिस तरीके से गालियां देते हुए घूम रहे थे, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते भुवन कापड़ी जी जिस तरीके से वहां पर गुंडागर्दी कर रहे थे, तो क्या ये बदमाशी नहीं थी, ये गुंडागर्दी नहीं थी? और आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा पीड़ितों के साथ खड़ा होने का काम किया है, पीड़ितों को हर संभव मदद देने का काम किया है। वहां पर मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम लगातार पीड़ितों के साथ में खड़ी है। अगर धराली में आई आपदा में खास बात यह है कि खीर गंगा से आया लाखों टन मलबा आज धराली बाजार के ऊपर पसरा हुआ है।
एक पूरा बड़ा बाजार मलबे के नीचे है। जाहिर है कि जिस बाजार में 65 होटल, 30 से ज्यादा रिसोर्ट, होम स्टे समेत तमाम दुकानें मौजूद हों, उसके ऊपर 25 से 30 फीट और कहीं कहीं 40 फीट मलबा आने से सब कुछ जमींदोज हो चुकी। वहीं मौसम की मार भी भारी पड़ रही है। दूसरी ओर पंचायत चुनाव को लेकर राजनीति भी जारी है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों को समझना होगा, ये समय प्रदेश में राजनीति का नहीं बल्कि उन पीड़ित परिवारों के साथ खड़े रहने का है, ताकि धराली में जल्द जनजीवन पटरी पर आ सके। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। राजेश बिष्ट जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, इंदुमान नेता कांग्रेस पार्टी, शांति प्रसाद भट्ट केंद्रीय उपाध्यक्ष यूकेडी, और अरुण शर्मा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी। शुरुआत कर लेंगे अरुण जी के साथ में, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरुण जी, एक तरफ प्रदेश में धराली की आपदा हम सब देख रहे हैं कि कई जगहों पर स्वतंत्रता दिवस का पर्व भी बड़ी धूमधाम के साथ नहीं मनाया गया, कुछ श्रद्धांजलि अर्पित करने का प्रयास किया गया, खासतौर पर जिन लोगों ने अपनों को खोया, जिनके घर मकान अपने इस आपदा में गए, उसके चलते। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष ये आरोप लगा रहे हैं कि सारा ध्यान सरकार का पंचायत के चुनावों पर है। क्या धराली को दरकिनार कर दिया गया? क्या ध्यान उधर सरकार का नहीं होना चाहिए? एक तरफ पंचायत चुनाव की अपनी एक चर्चा चल रही है, अपनी राजनीति चल रही है। अभी आज तो ये भी नैनीताल से सामने आया खबर जो कि हाईकोर्ट के सामने, उसके बाद नतीजे जो है वो सामने आएंगे। लेकिन दूसरी ओर सरकार की अगर जिम्मेदारी की हम बात कर लें, क्या धराली को उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है जितना पंचायत चुनावों पर है? देखिए गरिमा, निश्चित तौर पर धराली की आपदा महत्वपूर्ण है, लेकिन पंचायत चुनाव भी उतना ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें उत्तराखंड की छोटी सरकार का निर्माण होना था। धराली में अलग टीम है और पंचायत चुनाव के लिए अलग टीम है। निश्चित तौर पर देखिए, धराली की आपदा बहुत विकट है, दुखदाई है। आज तक जो लोग दबे हैं या गायब हो गए उनका पता नहीं लगा, और लगभग ये 69 की फिगर तो सरकार ने पहले घोषित की थी, और अभी ये पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो वहां नेपाली मजदूर थे वो परिवार के पूरा का पूरा परिवार गायब हो गया। तो ऐसे में ये संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है, और बहुत सारे जो वहां पर्यटक आए थे उनका भी पता नहीं है। तो वो काम एक टीम कर रही है, जो वहां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, पुलिस, आपदा प्रबंधन की टीम ये कर रही है सारी। तो लेकिन जो पंचायती चुनाव है उसको कराने का जिम्मा प्रशासन का होता है, वो अलग टीम है। और देखिए, दोनों महत्वपूर्ण काम थे, और निश्चित तौर पर दोनों ही काम में जहां धराली की बात करें तो वहां तो अभी सफलता मिलनी शेष है। भले ही वहां कितने ही आप अत्याधुनिक उपकरण लेके चले गए हो, कितनी को डॉग स्क्वाड की टीम लगा दी हो, लेकिन पता किसी का नहीं लगा, क्योंकि इतने गहरे मलबे में जिंदगी को अब मिल पाना निश्चित तौर पर बहुत मुश्किल काम हो गया। वक्त भी काफी ज्यादा हो गया है। चुनाव की बात है तो पंचायत चुनाव देखिए अपने ड्यू कोर्स में हुए, जैसे चीजें चल रही थी उस हिसाब से हुई, जो उसका कार्यक्रम था उसी हिसाब से हुआ। कल नैनीताल जिले में कुछ घटनाएं सामने आई, एक का हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, और जहां गोलीबारी हुई, एक घायल हुआ, वो भी प्रशासन नाकी था। वो वीडियो में साफ दिख रहा है कि घटनाएं घट रही है, पुलिस मूक दर्शक बनी है, जबकि उस टाइम एक्शन होना चाहिए था। तो ये सामने है, जो चीजें हैं वो अब छुपी ही नहीं है। ये टेक्नोलॉजी का युग है, और टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, सब चीजें सामने आ रही है। मैं तो धन्यवाद दूंगा उन लोगों का जिन्होंने वहां वो वीडियो बनाया, और वीडियो के आने से कम सच्चाई तो सामने आई है सबके, कि वहां हो क्या रहा था, आखिर कौन क्या कर रहा था। तो ये सब चीजें हैं, कोर्ट ने संज्ञान लिया, और अब कोर्ट ही
कोर्ट के अनुसार ही उस कार्यक्रम को किया जाना है। देखिए, अभी तक सत्तारूढ़ दल इस जो उन्होंने कल दावा किया कि वो 10 जिला पंचायत में जीत गए और लगभग 63 ब्लॉक प्रमुख उनके बन गए, 85% प्रधान बन गए। ठीक है, वो बधाई के पात्र है, ये क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में एक पक्ष की जीत होगी, दूसरे पक्ष की हार होगी। जो जीत गया उसे बधाई, जो हार गया उसे यह कहा जा सकता है कि अगली बार के लिए अभी से मेहनत करिए, संगठन को मजबूत करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो संगठन की कमी थी जो आज सामने आ रही है। वो संगठन की अच्छाई भी थी जो बीजेपी के पक्ष में गई है। तो ये दोनों चीजें सामने है। अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, जो रिजल्ट है वो सामने आ गए हैं। ठीक है, अब अगली बार क्या होगा ये देखना होगा। जी ठीक है, ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में कुछ और मेहमान जुड़ चुके हैं। इंदु मान जी हमारे साथ में है, नेता है कांग्रेस पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत मैम आपका। इंदु जी, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, अभी अरुण जी को आपने सुना, उनका साफ कहना है कि चुनाव आयोग अलग होता है, चुनाव मैनेजमेंट अलग टीम की ओर से किया जाता है, और आपदा में जिस तरीके से रेस्क्यू अभी भी जारी है और मुझे लगता है आने वाले वक्त तक चलता रहेगा, उसके लिए अलग टीमें हैं। फिर विपक्ष का यह आरोप लगाना कि आपदा पर ध्यान नहीं बल्कि चुनाव पर ध्यान है। अभी चुनाव भी ना कहना सही होगा, मैनेजमेंट, खरीद फरोख्त, गायब करना जो लगातार चर्चा में चल रहा है, उस सब पर सरकार का ध्यान है। क्या वाकई ऐसा है? और अगर ऐसा है तो बीजेपी के भी लोग आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर, इंदिरा देश के बेटे को लेकर जिस तरीके की बातें कही गई, अभी आपने हमारी रिपोर्ट में भी देखा होगा। थैंक यू गरिमा जी। जैसा कि अरुण जी ने अभी कहा कि चुनाव आयोग अलग है और आपदा प्रबंधन अलग है, दोनों टीमें अपनी अपनी जगह काम कर रही हैं। ये सच है और करना भी चाहिए। सरकार का काम भी यही है कि सरकार के बहुत सारे हाथ होते हैं। अगर कई जगह पे कई तरह का काम चल रहा होता है तो अपनी अपनी टीमें काम करती हैं। फिर चुनाव तो आयोग देख रहा है और संगठन उसको, पार्टी का संगठन उसको मैनेज कर रहा है। लेकिन हम सब ने ये देखा कि पार्टी के संगठन ने उसको किस तरह से इस बार मैनेज किया। और बार बार मैं ये एक बात सुन रही हूँ कि इंदिरा हृदय जी के बेटे सुमित हृदय जी ने गालियां दी या किस तरह का व्यवहार किया। उन भाइयों से, उन वक्ताओं से मैं ये पूछना चाहूंगी कि उन्होंने जो भी कुछ कहा, बाद में जो कुछ हमारी पार्टी के लोगों के साथ हुआ, जिस तरह से बीडीसी मेंबर्स को उठाकर ले जाया गया, क्या वो नॉर्मल था? मैंने भी उनकी बातों को सुना, उन्होंने कोई ऐसी गाली नहीं दी। हाँ, जरूर वो गुस्से में, आवेश में बोले, जो कि उस वक्त में बनता है जब आपके तो नेता लोग, संगठन के लोग सीधे सीधे उठाकर ले जा रहे हैं, वीडियो दिखाया जा रहा है। इंदु जी दर्शक बनी हुई है, तो क्या जोर से आवाज में नहीं बोलेंगे कि पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है? इंदु जी, देखिए, क्या अगर कोई गलत कर रहा है सामने वाला, तो क्या उसे देखकर हमें भी गलत करने का कोई लाइसेंस मिल जाता है? मैं आपसे ये बात, मैं मान लेती हूँ बीजेपी को आप गलत ठहरा रही हैं, हम ये भी मान लेते हैं एक इमेजिनरी सिचुएशन में कि बीजेपी गलत हो सकती है, सत्ता पक्ष गलत हो सकता है, लेकिन क्या उसी राह पर उतर आना चाहिए, ये कहकर खुद को बचाना कि क्योंकि वो ऐसा कर रहे हैं तो हमारा यही रिएक्शन होगा? क्या ये ठीक है? मेरे ख्याल से यहाँ पे गरिमा जी मैं ये कहूंगी कि कोई भी रिएक्शन हमारे पार्टी के किसी भी नेता का उस तरह का कहीं नहीं हुआ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोगों को, आपने और हमने और सबने, यहाँ तक कि कल मैंने नेशनल चैनल पर भी देखा कि बेताल घाट में जो एक बंदा 3 गोलियां खुले आम चला रहा है, मैं बेताल घाट के लोगों को जानती हूँ, वहां पर कांग्रेस समर्थक लोग रहते हैं, यहाँ पर हमारे आसपास भी काफी लोग बेताल घाट के, तो हमारी पार्टी का ऐसा रिएक्शन कहीं नहीं था, ना ही मैं कोई इस तरह का रिएक्शन दे रही हूँ। सुमित हृदय जी ने, हमारे भाई ने जो भी कुछ कहा वो नॉर्मल तरीके से कहा, अपनी आवाज जोर से कही, प्रशासन को ललकारा। प्रशासन को ललकारना आज हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है, इसलिए क्योंकि प्रशासन बिल्कुल मूक दर्शक बन गया है। प्रशासन आज के दिन कठपुतली है, ये तो पूरे देश में, खैर हम प्रदेश की बात कर रहे हैं तो देश पर नहीं जाऊंगी। और जहां तक आपदा की बात आपने कही कि वहां पे जो भी, देखिए आपदा प्रबंधन बहुत ही मेहनत से वहां काम कर रहा है, मैं इस बात को कहूंगी
और जितने नीचे शव दब गए हैं शायद उनको निकालना भी मुमकिन नहीं। बहुत दुख की बात है, बहुत कष्ट होता है उससे। हमारे पीसीसी चीफ करण महाराज जी किस तरह से वहां गए ये भी सबने देखा। लेकिन एक बात मैं देख रही हूँ, देखिए आप ही लोगों के चैनल्स के माध्यम से मैं देख रही हूँ, मैं तो वहां गई नहीं हूँ, कि 5,000 रुपए उनको दिए गए और कैंडल दी गई, और मतलब कि कैंडल की वो डिमांड कर रहे हैं। उनके पास अगर माचिस नहीं है तो वो कैंडल कहाँ से जलेगी, दुकान नहीं है तो 5,000 रुपए, 5 रुपए का भी क्या कर। आज आवश्यकता है कि उनको खाना दिया जाए और ये देखा जाए कि क्या वास्तव में वो खाना उन तक पहुंच रहा है, क्या कैंडल जला पा रहे हैं, क्या एक स्टोव या चूल्हा भी वो जला पा रहे हैं। आज सरकार का काम और प्रशासन का काम ये है वहां पर, ना कि 5,000 रुपए ली। ठीक है। 5,000 की आज उन्हें कहीं भी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम, लौटेंगे आपके पास में, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और मेहमानों के साथ में हम बातचीत करेंगे। उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते, कहीं मत जाएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं आपदा और पंचायत चुनावों को लेकर। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। रुक कर लेंगे राजेश बिष्ट जी का, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से हमारे साथ में है। राजेश जी, क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ध्यान आपदा के रेस्क्यू पर कम, बल्कि पंचायत चुनावों के मैनेजमेंट पर। मैनेजमेंट शब्द भी थोड़ा सभ्य लग रहा है, बाकी विपक्ष का तो कुछ और ही कहना है कि आप फिलहाल किस तरीके से जीत अपने हिस्से में आए, लोगों को गायब कर रखा गया है, इन सारी चीज़ों में सरकार व्यस्त है। गरिमा जी, मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी बधाई प्रेषित करता हूँ जी। साथ ही अब हम जिस महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कर रहे हैं, खासतौर पे पंचायत चुनाव की जहाँ पे बात आ रही है, उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए चुनाव का माहौल इस प्रदेश के अंदर जब जब आया है तब कांग्रेस पार्टी का एक नया आरोप होता है, जिस आरोप में जब इस प्रदेश की जनता ने इनके आरोपों को कभी भी सीरियस नहीं लिया, उसका खंडन करते हुए प्रदेश में जो चल रही विकास करने वाली पार्टी है उसको हमेशा समर्थन मिला है। पिछले कई समय से हम देखते हुए आए हैं, चाहे हम लोकसभा की बात कर लें, विधानसभा की बात कर लें, निकाय चुनाव की बात कर लें, वर्तमान में जो पंचायत चुनाव चल रहे हैं उसकी बात कर लें। देखिए, प्रदेश के अंदर जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदेश में चुनाव चल रहा था, वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी चरम सीमा पे था। जब कांग्रेस पार्टी की हताशा देखने को मिली, जो सभी वीडियो के माध्यम से हमने भी कल नैनीताल में देखी, और बेताल घाट की भी घटनाएं आई हैं, और उस पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री अरुण जी ने जो प्रकाश डाला, मैं अपने आप को इंगित करते हुए कहना चाहता हूं कि देखिए, प्रदेश के अंदर चुनाव बहुत अच्छे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश की जनता का संपूर्ण जो समर्थन है वो भी मिल रहा है, स्नेह भी मिल रहा है, और जो 12 जिलों के नतीजे आए हैं, जब हम जिला पंचायत अध्यक्षों की बात करते हैं तो 12 में से 10 इस समय भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदेश की जो जनता है उनकी खास तौर पे उनके सहयोग और उनके मतदान की वजह से हम लोग इस विजय को प्राप्त कर चुके हैं। इसके साथ ही ब्लॉक में भी बहुत अभूतपूर्व विजय हम लोगों को प्राप्त हुई है। और जब हम धराली की बात कर रहे हैं, आपदा क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें ये देखने को मिल रहा है, देखिए प्रदेश के अंदर जो हमारी पर्वतीय श्रृंखलाएँ हैं, खासतौर पे गढ़वाल से लेकर कुमाऊं की तरफ हम जाते हैं, तो जो अतिवृष्टि हो रही है और जब जब ये वर्ष में होती है तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्वरूप लेकर आ रही है। एक बहुत बड़ा ग्लेशियर का टुकड़ा टूटता है, उसकी वजह से धराली में इतनी बड़ी आपदा आती है। मेरा उन परिवारों के साथ कहीं ना कहीं एक दुख है कि उसमें कई लोग अभी भी लापता हैं, लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ से, जो माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से जो विशेष अभियान वहाँ पे चलाया गया है, हर तरह की व्यवस्थाएं वहाँ दी गई हैं, हाईटेक व्यवस्थाएं वहाँ दी गई हैं। MI-17 जैसे जो विपक्ष तो कहता है कि हेलीकॉप्टर उतर ही नहीं पाते, सिर्फ मुख्यमंत्री के साथ तस्वीरें खिंचाने जाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं गरिमा जी? विपक्ष ये कहता है। देखिए, विपक्ष का काम इस आपदा में भी अवसर ढूंढने का है। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि आपकी अवसरवादी जो नीति है ये कांग्रेस को बहुत पीछे ले जा चुकी है। इस समय जनता आपकी जो छोटी मानसिकता वाली जो विचारधारा है, इससे जनता बहुत आहत है, और ऐसे आपदा वाले समय पे तो कम से कम आपको अवसर नहीं ढूंढना चाहिए। इस समय इन प्रदेश के लोगों के साथ आपको। ठीक है,
ठीक है राजेश जी, लौटेंगे आपके पास में। केंद्रीय उपाध्यक्ष यूकेडी से हमारे साथ में शांति प्रसाद भट्ट जी हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। शांति प्रसाद जी, यूकेडी ने तो कांग्रेस पर भी आरोप लगाया, अभी हमने रिपोर्ट दिखाया उसमें यूकेडी की प्रवक्ता ये बात कहती हुई नजर आई कि भाई कांग्रेस भी वही कर रही है। और हम कल भी इसी चीज़ को लेकर चर्चा कर रहे थे। बड़ी बात ये कि बहुत बड़े बड़े आरोपों पर अभी बात कर लेते हैं, आपदा को एक अलग उस पर रखते हैं। बहुत बड़े बड़े आरोप कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं। टिहरी में जो हुआ उसके बाद बड़ी किरकिरी हो गई कांग्रेस पार्टी की, लेकिन कोई भी कानूनी मदद नहीं लेना चाहता, कोई भी कानून तक नहीं पहुंच रहा है। ये जो ऑफ रिकॉर्ड वाली चीज़ें होती हैं ना, इनको ना तो कभी सही ठहराया जा सकता है ना कभी गलत। ये लूपहोल्स का इस्तेमाल कर लोग बहुत आगे तक चले जाते हैं, खासतौर पर जो जिस तरीके से कैंडिडेट्स गायब हैं, अभी भी कई लोग गायब हैं, आरोप लग रहे हैं। क्या दोनों शामिल हैं? एक चर्चा में तो ये भी निकल कर आया था कि भाई कांग्रेस टीम बी के तौर पर काम कर रही है सरकार के लिए। देखिए वंदना जी, आज की डिबेट शांति प्रसाद जी, मैं गरिमा आपके साथ में हूँ। वो बहुत सही सवाल। सबसे पहले शांति प्रसाद जी, मैं गरिमा हूँ आपके साथ। अच्छा गरिमा, सॉरी। सबसे पहले तो देश के तमाम नागरिकों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो डिबेट का मुद्दा है, मुद्दा बड़ा संवेदनशील है। एक तरफ आप थराली की आपदा पर सवाल खड़ी कर रही हो और दूसरा पंचायतों पर जो बवाल मचा है, इसको लेकर आज ये डिबेट हो रही है। और जनता देख रही है कि मात्र अभी 9-10 दिन भी नहीं हुए आपदा को गए हुए। वहां पर 40 से 50 फुट का मलबा है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि इन इक्विपमेंट से बड़े बड़े बोल्डर हटा पाना मुश्किल है। जो जान मलबे के नीचे दबी हैं उन्हें निकालने में कठिनाई हो रही है। डॉग स्क्वाड बता रहा है, चिन्हित कर रहा है कुछ जगहों को, मगर पत्थर नहीं हटाए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उसी उत्तरकाशी में खरीद फरोख्त के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए और आपदा पीड़ितों को 5-5 हजार के जब चेक बटे तो बवाल कटा। ये मैं सत्ताओं में सवाल भाजपा का नहीं है, सवाल है जो चुनाव जीत के आए, चरित्र उनका कैसा है कि वो बिकने के लिए मंडी की तरह तैयार रहे, जो ज्यादा बोली लगाए वो उसकी तरफ जाए। शर्मसार करने वाली बात है, निर्दलीय करीबन 7-8 जो है भाजपा का दामन थाम गए। वो व्यक्ति जिनके ऊपर कई करोड़ के घोटाले थे और भाजपा का एक एक नेता उन्हें जेल डालने की बात करता था, आज उनकी तारीफ कर रहे हैं। ये चरित्र लोक में बहुत ज्यादा घातक है, जनता देख भी रही है। दूसरी ओर नैनीताल का मामला, अगर इसमें हाई कोर्ट संज्ञान न लेता तो भारतीय जनता पार्टी ने तो मैनेज कर लिया था। और जिस तरीके से एसएसपी झूठ पर झूठ जज के सामने बोल रहे थे, जज का इतना ही कहना नौकरी प्यारी नहीं है, ये बताता है कि कितनी ब्लंडर करी एक एसएसपी के द्वारा। सत्ता के दबाव में आप इस कदर झूठ सब एफिडेविट दोगे, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हर जगह। ठीक है, ये तो बीजेपी को लेकर हो गई बात है। कांग्रेस को लेकर कुछ कहेंगे? बाकी के प्रवक्ताओं ने कांग्रेस पर भी बड़े आरोप लगाए हैं, सेम और लगभग सेम हरकतें। होता क्या है कि सत्ता पक्ष से हम उम्मीदें ज्यादा रखते हैं, लेकिन क्या कांग्रेस उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? देखिए गरिमा, यदि कांग्रेस जिम्मेदार ना होती तो उत्तर ये जो नैनीताल में लफड़ा हुआ है, इसमें कोई कांग्रेस बची भी थोड़ी ना है। कांग्रेस भी तो गुंडों की तरह व्यवहार कर रही थी। और हालात इतने खराब, बताइए, नेता प्रतिपक्ष के ऊपर थप्पड़बाजी और पुलिस के सामने। विधायक हल्द्वानी जिस तरीके से अपशब्द बोल रहे थे, वो बताने के लिए काफी है कि उत्तराखंड में ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तर प्रदेश और बिहार उत्तराखंड को बना दिया है। बेताल घाटी बताइए कितना शांत इलाका है, वहां गोली चल जाना, पुलिस के सामने चल और भाजपा के नेताओं पर आरोप लगना। और देखिए गरिमा, एक सबसे बड़ी बात, एक वीडियो वायरल हो रहा है, प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं कि मैंने नहीं कहा, एआई के जमाने में मेरी आवाज निकाली जा रही। अरे भाई, फोन तुम्हारे पास है, नंबर उसका आ गया, पुलिस पकड़ के लाए, मार के 4 लट बजाए, पूछ ले उससे कि एआई का है या हकीकत है। मगर क्यों? क्योंकि सफा झूठ बोलने की आदत पड़ गई भाजपा को और चैनल वालों को दिखाने की कि नहीं नहीं दूध के दूल्हे हैं इनके, इसीलिए एआई का बहाना बना के किनारे से बच रहे हैं। वो तो आप जैसे लोग हो जो उत्तराखंड का हकीकत जनता के बीच में लेकर आ रहे हो, इसलिए भाजपा और कांग्रेस के नेता शर्मसार होने की स्थिति में आ रखे हैं। वरना गोली चलना
और झूठ बोलना कि एआई के कारण जो है मेरी आवाज को डब करके मुझे बदनाम किया जा रहा है। वैसे तो पुलिस हर घर में पहुंच जाती है उठाने के लिए, 24 घंटे से ज्यादा हो गए, अभी तक पुलिस को पता नहीं चला कौन था वो। ये जो झूठ चल रहा है और दिखाया जा रहा है, और सत्ताधारी लोगों को जिस तरह से बचाने का प्रयास कुछ चाटुकार लोग कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि लोकतंत्र का ये विविध चेहरा दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने शांतवादियों में खराब कर दिया है। ठीक है, ये उसी का परिणाम है कि एक एक वोट पाने के लिए गोलियां चल रही हैं। बताओ, जिला पंचायतों का अपहरण हो रहा है, हाई कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा है, एसएसपी लाचार खड़ा नहीं, और है, आज भी तो पुलिस हाई कोर्ट ने साफ कह दिया कि देखिए हमारे पास पहले रिपोर्ट आएगी, उसके बाद प्रसारित किए जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर, लौटते हैं आपके पास में। अभिजय नेगी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट की ओर से। बहुत स्वागत अभिजय जी आपका। क्या कहना चाहिए सर, आरोप एक तरफ पंचायत चुनाव में धांधली को लेकर लग रहे हैं और आरोप सिर्फ ऐसे हैं कि सत्ता पक्ष पर ही लग रहे हो, विपक्ष भी उतना ही कटघरे में, अलग अलग सीटों पर अलग अलग हालात हैं, अलग अलग। लेकिन एक और आरोप ये भी लग रहा है कि सब कुछ, सबका फोकस सिर्फ मैनेज करने को लेकर है कि किस तरीके से चुनाव मैनेज किए जाए। हालांकि तस्वीर साफ होनी थी, लेकिन आज हाईकोर्ट की ओर से जो चीज़ें सामने आई उसके बाद थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। क्या सारा ध्यान सरकार का सिर्फ इन चुनावों को मैनेज करने पर है, या वाकई जो आपदा इतनी बड़ी प्रदेश में आई है, पूरे प्रदेश के लोग, बल्कि जिन लोगों ने उन तस्वीरों को देखा था वो भी परेशान है। रेस्क्यू अभी भी जारी है, लोगों का अब तक कुछ अता पता नहीं है। आधा सैकड़ा से ज़्यादा उनका नंबर है, हालांकि ऑफिशियली आधा सैकड़ा बोलना होगा, बाकी तो आप भी जानते हैं कि स्थितियाँ कैसी थी। उस ओर किसी का ध्यान है भी या नहीं है? देखिए, मेरे हिसाब से ये दोनों मुद्दे गरिमा जी भिन्न हैं, लेकिन दोनों बहुत जरूरी है। ये इसीलिए इंटर रिलेट हो रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड में आपदा भी हो रही है, चुनाव भी आपदा की तरह ही हो रहे हैं। और नहीं, आज का हमारा टॉपिक ही है कि देखिए आपदा के बीच पंचायत चुनाव हुए हैं, और इन पंचायत चुनावों की बात करें तो शुरुआत से ही पहले ना होने को लेकर चर्चा, फिर गलत समय पर होने को लेकर चर्चा, फिर नतीजों पर, और अब कैंडिडेट्स के खरीद फरोख्त को लेकर चर्चा, और उसके बाद अब आपदा के बीच पंचायत चुनावों पर चर्चा। देखिए, आपके जब मुझे इस डिबेट के टॉपिक का पता चला तो मुझे मुख्यमंत्री जी की एक बाइट याद आई। अभी हाल ही में उन्होंने कहा था कि एक तरफ तो हम पर आरोप लगता है कि हम चुनाव नहीं करा रहे हैं, और दूसरी तरफ अब आरोप लग रहा है कि हम बरसातों में चुनाव करा रहे हैं। ये चीजें बहुत आराम से मैच करी जा सकती थी। चुनावों को मानसून में, वो भी एक हिमालयी प्रदेश में, नहीं कराना चाहिए था। आम सहमति बन सकती थी, पहले से ही सब चीज़ों की व्यवस्था हो सकती थी। जो एक संवैधानिक मैंडेट है कि 5 वर्षों में चुनाव होने चाहिए, वो तो हर सरकार को, हर चुनाव आयोग को पता ही होता है, लेकिन उसको इतना मुश्किल बना दिया गया, इतना विकट बना दिया गया, जैसे कि कोई और उनको समय ही नहीं मिला चुनाव कराने का। और दूसरी ओर देखिए, जहाँ तक खरीद फरोख्त की बात है, ये खरीद फरोख्त का ही मुद्दा नहीं है। आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि चुनावों से पहले आरक्षण जिस तरीके से लागू किया गया पंचायत चुनावों में, वो पूरी तरह एक अजीब सी व्यवस्था थी। उन्होंने जो ट्रिपल टेस्ट सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश सरकार में माननीय उच्चतम न्यायालय ने लागू किया है, वो ढंग से नहीं लागू किया। वर्मा कमेटी को कहा गया कि आप रिजर्वेशन की जो ओबीसी के लिए स्टडी करें, उसमें तो उन्होंने 12 डिस्ट्रिक्ट्स का डेटा दिया उनको, लेकिन जो फॉर्मूला शासनादेश 11 जून 2025 में निर्गत किया गया वो 13 जिलों का था, सभी पूरे उत्तराखंड की जनसंख्या का था। चुनाव ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है, 11 जून का जो शासनादेश है वो पूरे प्रदेश यानी 1 करोड़ की जनसंख्या की बात कर रहा है। तो आप देखेंगे कि चुनाव इंसेप्शन से ही इल प्लान्ड था, बैडली मैनेज्ड था। और यही नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग, जिसका एक अंपायर की भूमिका में जिसको आना था, जिसको कोशिश करनी थी कि वो ढंग से फ्री एंड फेयर तरीके से उसकी भूमिका पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि निर्वाचन आयोग को शुरू से कटघरे में, देखिए, बहुत अपनी सुविधा के अनुसार जवाब दिए गए। सॉरी, आपको बीच में टोक रही हूँ, लेकिन शुरुआत से इस चर्चा को हमने फॉलो भी किया है। जब चुनाव नहीं हो रहे थे तब सत्ता पक्ष के लोग ये कहते थे कि ये हमारा काम नहीं है, ये तो निर्वाचन आयोग का काम है। और अभी क्योंकि तैयारी नहीं हो पाई है, साल दर साल प्रशासकों के हवाले चलता रहा प्रदेश, और उसके बाद फिर ऐसे वक्त पर विपक्ष बराबर ये कहता रहा कि भाई ऐसे वक्त पर कैसे। हालांकि जनता ने बहुत अच्छा जवाब दिया था, लेकिन क्या वाकई सब चीज़ों का चुनाव आयोग जिम्मेदार था? और क्या चुनाव आयोग अगर जिम्मेदार था भी तो सही एक्शन उसने लिया अपने संस्थान के इमेज के लिए? बिल्कुल नहीं लिया।
देखिए, चुनाव आयोग पूरी तरह जिम्मेदार था। ये इसलिए हम नहीं कह रहे हैं, जब चुनावी व्यवस्था लागू हो जाती है, जब आचार संहिता लग जाती है, तो राज्य निर्वाचन आयोग ही प्रदेश का सर्वे सर्वा हो जाता है। चुनाव आयोग ही शासन चलाता है। सारे जिला अधिकारी भी जिलाधिकारी नहीं रहते, वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर हो जाते हैं। उनकी भी जवाबदेही जो है चुनाव आयोग को होती है। और जब चुनाव आयोग से एक जिला अधिकारी चमोली का पूछ रहा है कि क्या एक इंसान जो शहर में पंजीकृत वोटर है और जो गांव में चुनाव लड़ना चाहता है, क्या ऐसे इंसान को चुनाव लड़ने दे, तो चुनाव आयोग कहता है हाँ लड़ने दो। माननीय उच्च न्यायालय उसको स्थगित करती है 11 जुलाई को, लेकिन तब भी ऐसे कैंडिडेट्स को भी लड़ने दिया जाता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बार का जो वायलेंस देखेंगे आप गरिमा जी, ये कहां से आ रहा है? जो सबसे वरींग फैक्टर है, ये पहाड़ों से आ रहा है। पहाड़ से आ रहा है। वहां पर ऐसे लोग कैसे पहुंच गए हैं? ज्यादातर लोग ये डबल वोटर वाले लोग जो शहर में पंजीकृत पहले ही थे, जिनके पास संसाधन थे, चलो गांव में भी हम जो है किसी तरीके से बाहुबल के हिसाब से जीतते हैं। विपुल जैन बनाम उत्तराखंड राज्य में माननीय उच्च न्यायालय ने पिछले चुनावी व्यवस्था से पहले वर्ष 2019 में 34 महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें उन्होंने ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों के लिए 3 महीने 2 महीने के समय को घटाकर 15 दिन कर दिया था कि भ्रष्टाचार की विंडो कम हो सके। लेकिन यहाँ तो ये लोग इतने तेज निकले कि 15 दिन में ही इन्होंने क्या स्क्रिप्ट लिख दी है मूवी की, नैनीताल जिले में तो खासकर। मतलब हम लोग भी अधिवक्ता समाज में ये सोच रहे हैं कि हमारे लिए इतना काम कभी चुनाव लेकर नहीं आया कि एक के बाद एक रिट याचिकाएं उच्च न्यायालय में दाखिल हो रही हैं, चुनाव याचिकाएं दाखिल हो रही हैं। केवल अधिवक्ताओं का भला कर रहा है राज्य निर्वाचन आयोग, वरना लोकतंत्र का कोई भला नहीं कर रहा है, ना कि केवल किसी पार्टी का भला कर रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट था कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए। उसके लिए जो संभव हो, ये कह रहे हैं कि 5 लोगों को ने एफिडेविट दे दिया खुद की, भाई हम खुद ही अपहरण होना चाहते हैं, हम मतलब इस तरीके की उन्होंने बातें करी हैं। अनऑफिशियल चीजें, अनऑफिशियल चीजों की बाढ़ आ गई है जी। तो और इसको आप कॉन्टेक्ट करें धराली की सिचुएशन से। देखिए गरिमा जी, जब हम लोग जनहित याचिकाएं लड़ते हैं ना उच्च न्यायालय में, तब कई बार इस तरीके की बात करी जाती है, ये देखो आ गए विकास रोकने आ गए। सतत विकास की परिकाष्ठा कब होगी? जब पंचायत चुनावों में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के कैंडिडेट्स डिबेट करेंगे, उनमें वाद विवाद होगा, उनका विजन समझ में आएगा, कौन किस खड़ा है। यहाँ तो बस है कि कौन किसको कितनी जल्दी खरीद ले, और अब तो उससे ज्यादा आगे जाकर कौन कैसे किसको किडनैप कर ले और किसी तरह उनके शपथ पत्र आ जाए, जो फिर उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायाधीश की अदालत में हमारे प्रदेश के महाधिवक्ता दिखाएं कि देखो भाई शपथ पत्र है कि वो खुद ही नहीं जाना चाह रहे हैं। तो इस तरह की जो पूरी एक दयनीय स्थिति और ये दुर्दमनीय परिस्थितियां जो उत्तराखंड राज्य में आज निर्मित हो गई हैं, इसके लिए केवल और केवल राज्य निर्वाचन आयोग जिम्मेदार है। और क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों और आयुक्तों की नियुक्ति में शासन सरकार का एक बहुत बड़ा रोल होता है, तो निश्चित रूप से वर्तमान सरकार फेल कर रही है कि वो एक निष्पक्ष चुनावी व्यवस्था करा पाए। और राज्य निर्वाचन आयोग तो इतनी बुरी तरह फेल कर रहा है। आप जानते हैं 2 मतदाता सूची वाले ऑर्डर पर इन्होंने स्थगन हटाओ प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में लगाया, स्थगन नहीं हटा। ये माननीय उच्चतम न्यायालय गए, वहां भी अभी तक स्थगन नहीं हटा है। तब भी इन्होंने ऐसे लोगों को आज तक ये चुनाव कंटेस्ट कर रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख बन रहे हैं, पंचायत अध्यक्ष बन रहे हैं। और इस पर जो है उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कल ही परसों ही कहा है कि 6 महीने में अब ये चुनाव याचिकाएं निस्तारित होंगी। लेकिन सवाल ये है, ऐसे लोगों को लड़ने क्यों दिया जा रहा है जो अनर्ह थे? सेक्शन 131 है उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 का। मैं सभी आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, सेक्शन 131 कैपिटल ए, उसमें इन सभी चुनाव अधिकारियों का जो दायित्वों का निर्वहन करने में फेल कर रहे हैं, उनकी जवाबदेही तय है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, कृपया राज्य निर्वाचन आयोग को एक चिट्ठी लिखी जाए, उनको बताया जाए कहां कहां ऐसे फेलियर्स हुए हैं, ताकि इस पर कोई एक्शन कम से कम आगे के लिए हो सके। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास में। बीजेपी के प्रवक्ता राजेश जी कुछ कहना चाहेंगे? अभिजय जी ने काफी अहम बातें कही हैं। देखिए, नेगी जी ने जिस प्रकार से विस्तार पूर्वक और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इसमें अगर मैं कहूँ कोर्ट के नियमों के साथ, एक्ट्स के साथ, रूल्स के साथ ये सब हमारे दर्शकों को बताया, उसे विस्तार पूर्वक लगभग सभी को समझ आ गया कि यार इस चुनाव में जिस परिधि के तहत ये चुनाव होने चाहिए था, कहीं ना कहीं राज्य चुनाव आयोग की कमियां उनके द्वारा बताई गई हैं। लेकिन ये एक बहस का मुद्दा कोर्ट के अंदर के लिए ठीक होगा, लेकिन डिबेट्स में जिस तरह की लोकतांत्रिक बात या जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें इन बातों का यहाँ पे इस तरीके से जवाब देना मेरे को लगता है कि हमारे भी परिधि में नहीं होगी वो बात। लेकिन हाँ, चुनाव जिस तरीके से हुए, जिस संदर्भ में चुनाव हुए, जितने महत्वपूर्ण पंचायत चुनाव थे, जिस तरह से कांग्रेस इस चुनाव में बहुत तीव्रता से बार बार चुनाव लड़ने की बात कर रही थी, जल्दी कराने की बात कर रही थी, उस पर राज्य सरकार ने अपना काम किया।
हाँ, ये राजनीतिक रूप से जरूर कांग्रेस के लिए हार की बात है, ये जरूर राजनीतिक रूप से जो क्षेत्रीय दल है उनके लिए हार की बात है। इन लोगों के द्वारा, मैं अगर आपको बात बताऊं, जिलों के अंदर अपने द्वारा अधिकृत प्रत्याशी तक नहीं उतार। अगर अपने जिला चंपावत की आपसे बात करूं, आप विश्वास कीजिए, वहां पे 15 जिला पंचायत सदस्यों में से कांग्रेस पार्टी के पास एक भी कांग्रेस के द्वारा काम किए हुए व्यक्ति के आधार पे कांग्रेस पार्टी अधिकृत प्रत्याशी नहीं दे पाई। तो आप देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये। इसके साथ जब ब्लॉक प्रमुख की चुनाव की बात आती है तो हमारे क्षेत्रीय जो विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी से हैं, उन्होंने अपने सुपुत्र को ब्लॉक प्रमुख बनाया, आपकी रिपोर्ट में भी होगा, लेकिन वो उसको कांग्रेस पार्टी से अधिकृत नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि वो भी जानते थे कि कांग्रेस के द्वारा विगत वर्षों में इस प्रदेश के अंदर कोई ऐसे काम नहीं किए गए, कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसके आधार पर वो अधिकृत करा के अपने सुपुत्र को या ब्लॉक प्रमुख को चुनाव जिता पाए। तो ये बहुत सारी बातें हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इन सबसे अलग करती है। कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन ही सरेंडर कर दिया था, ठीक है, बीजेपी दूध की धुली हुई है, जिसके आधार पर वो वोट मांग सके। ठीक है। इंदु मान जी हमारे साथ में हैं। इंदु जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि भाई हमने तो बिल्कुल एकदम साफ चुनाव लड़ा है। देखिए, बिल्कुल कहना चाहूंगी कि जो अभी अधिवक्ता भाई हमारे बोल रहे थे, उनके लिए अभी राजेश विश्व जी ने, जो बीजेपी के वक्ता है, उन्होंने साफ तौर से कहा कि उन्होंने बहुत ही डिटेल में सारी चीज कही है। वो कोर्ट के लिए ठीक नहीं है, कोर्ट के लिए ठीक हो सकती है मगर डिबेट के लिए ठीक नहीं है। जो बात कोर्ट के लिए ठीक है वह डिबेट के लिए ठीक क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि डिबेट तो इसी बात पर हो रही है कि क्या सही है और क्या गलत है। वही हमारे अधिवक्ता ने भाई ने बताई कि पहली बात तो ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं कराना चाहती। हम सभी जानते हैं कि ग्रामीण चुनाव कब होने थे और कब हुए। ले जाते जनवरी से ले जाकर उनको सितंबर में, अगस्त में, जुलाई में टाइम मिला, जब हम सब जानते हैं कि जून के बाद जुलाई में बहुत बुरी कंडीशन पहाड़ों में हो जाती है। तो ये इतनी सटीक बात हम वकील साहब ने अभी कही, तो इससे बढ़कर और क्या कहा? ये प्रश्न है चुनाव आयोग पर। दूसरी बात इन्होंने कहा, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने, राजेश विश्व जी ने, कि कांग्रेस को कैंडिडेट ही नहीं मिले। कांग्रेस के पास हर जगह इतनी लंबी लंबी लिस्ट कैंडिडेट की थी, बीडीसी की हो या किसी की हो। लेकिन एक बात कहूंगी, इतना डर क्रिएट जनता के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। लेकिन जनता ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, जनता ने खूब सारे वोट दिए, जनता तो निकल के गई। आप लोग कह रहे थे कि जनता वोट नहीं डालेगी, जनता इतना प्रतिशत अच्छा आया कि उम्मीद नहीं की गई थी। कहने जा रही थी कि इसके बाद भी जनता ने इतनी हिम्मत दिखाई कि वो वोट देने गए। लेकिन एक तरह से ये तो कहूंगी कि डर का भाव क्रिएट करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए। तो आपदा पर सवाल उठ रहे थे कि आखिर आपदा के बीच पंचायत चुनाव पर सारा ध्यान सरकारों का कैसे, जबकि आपदा में अभी भी रेस्क्यू के लिए काफी कुछ खास कदम उठाए जाने बाकी है। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के-न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।